हम उन्हें एफसीआरए जैसा कठोर बिल पास नहीं करने देंगे। जी हाँ, कांग्रेस के संगठन महासचिव और राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में से एक केसी वेणुगोपाल ने आखिरकार वही बात कह दी जिसे छुपाने के लिए पिछले कई दिनों से संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा किया जा रहा है, उनकी कार्रवाई को बाधित किया जा रहा है। कभी छात्रों के प्रदर्शन की आड़ लेकर तो कभी राम मंदिर में हुई तथाकथित चोरी के नाम पे लगातार विपक्ष जो सदनों में दोनों सदनों में लगातार हमला कर रहा है। लेकिन अब सच पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक तौर पे ये स्पष्ट कर दिया है कि एफसीआरए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट संशोधन विधेयक को किसी भी कीमत पे वो पास नहीं होने देंगे। FCRA, let them bring the FCRA bill. Then we will show them what is our attitude. पिछले 10 से 11 दिनों से गृह मंत्री अमित शाह को लगातार टारगेट किए जाने के पीछे का सबसे मुख्य जो कारण है वो भी यही दिखता है। अब आइए आज के इस वीडियो में थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर एफसीआरए से इतना ज़्यादा परेशान क्यों है कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, वामपंथी इकोसिस्टम और ये जो एनजीओ लॉबी है इतनी घबराई भी क्यों है। दोस्तों, कांग्रेस के इस रुख पे विस्तार से बातचीत करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। दोस्तों, पिछले 10 से 12 दिनों से कांग्रेस पार्टी और उसके जो इंडी गठबंधन के सहयोगी दल हैं वो लगातार संसद को नहीं चलने दे रहे हैं। सदन के अंदर और बाहर लगातार नारेबाजी, हंगामा होता है और प्रदर्शन किया जाता है। शुरुआत में कांग्रेस पार्टी दिल्ली में हुए तथाकथित छात्रों के प्रदर्शन पर जो पुलिस कार्रवाई हुई और उसके बाद राम मंदिर से जुड़ी जो खबरें आई उसके आड़ में संसद में व्यवधान डाल रही थी, लेकिन अब असली सच्चाई सबके सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने स्वयं केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से साफ कह दिया है कि भाई कांग्रेस पार्टी एफसीआरए बिल का सदन में कठोर विरोध करेगी। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी अचानक गृह मंत्री अमित शाह पर हमलावर क्यों हो गई है। मकसद बिल्कुल साफ है, किसी भी तरह दबाव बनाकर एफसीआरए अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश होने से रोका जा सके। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिससे कांग्रेस और उसका पूरा वामपंथी इकोसिस्टम, एनजीओ लॉबी और यहाँ तक कि अमेरिका के कुछ नेता भी परेशान हैं। आइए इस संशोधन विधेयक के सबसे मुख्य प्रावधानों को आसान भाषा में समझ। सबसे पहले डेजिग्नेट अथॉरिटी का गठन। अब इसका क्या मतलब है? अब इसमें बिल्कुल साफ है कि यदि किसी भी एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस अगर कैंसिल होता है, सस्पेंड होता है और या फिर जो उसका रिन्यूअल होता है अगर वो समय पे नहीं होता तो सरकार एक डेजिग्नेट अथॉरिटी बनाएगी। नंबर 2, विदेशी फंड से बनी संपत्तियों का अधिग्रहण। अब इसमें यह है कि ये अथॉरिटी जो बनाएगी सरकार वो एनजीओ की विदेशी फंडिंग से जो खड़ी की गई तमाम संपत्तियां, जैसे कि उसकी कुछ भी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो, दफ्तर हो, उसकी कोई इमारत हो, स्कूल कॉलेज जो भी वो बनाए, उसको तुरंत अपने सीधे नियंत्रण में वो ले लेगी। नंबर 3, फंड के दुरुपयोग पर राष्ट्रीय संपत्ति में बदलाव। अगर कोई एनजीओ एक समय सीमा के भीतर अपने एफसीआरए लाइसेंस को वैलिडेट या रिन्यू नहीं कर पाता है तो इसका स्पष्ट अर्थ यह माना जाएगा कि विदेशी फंड का दुरुपयोग वो कर रहा था। ऐसे में उसकी जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक हित और देश के विकास कार्यों में किया जाएगा। अब ये प्रावधान कानून में लाना इसलिए बेहद जरूरी हो गया था क्योंकि पहले जब सरकार देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी एनजीओ का लाइसेंस रद्द करती थी तो लाइसेंस तो रद्द हो जाता था, लेकिन विदेशी फंडिंग से खड़ी की गई करोड़ों की जो संपत्तियां उसकी होती थी वो एनजीओ के पास ही रहती थी और वो उन संपत्तियों को बेचकर या किराए पर देकर अन्य तरीकों से पैसा कमाकर अपने पुराने देश विरोधी और संदिग्ध एजेंडे को पर्दे के पीछे से जारी रखते थे। अब बात करते हैं कि विपक्ष इस पर क्या तर्क दे रहा है और आंकड़ों की सच्चाई क्या है। विपक्ष का आरोप है कि इन संशोधनों के जरिए अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज और विशेष वर्ग के एनजीओ को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन गृह मंत्रालय के आंकड़े चीख चीख कर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में नियमों का उल्लंघन करने, रिटर्न ना भरने, पैसे का दुरुपयोग करने के कारण 20,711 से अधिक एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस रद्द किए जा चुके। वर्तमान में भी लगभग 16,000 एनजीओ एफसीआरए लाइसेंस के तहत वैध रूप से अपना काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए की विदेशी फंडिंग प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें चर्च से जुड़े संगठन, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंट एनजीओ, नीति अनुसंधान, पॉलिसी संस्थान और सामाजिक कल्याण वेलफेयर संगठन भी इसमें शामिल हैं। ये मुद्दा वित्तीय अनुपालन और कानून के समान का भी है। कई एनजीओ 10-10, 15-15 साल तक अपना एफसीआरए रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, विदेशी पैसा लेते रहते हैं और उसका इस्तेमाल संदिग्ध गतिविधियों में भी करते हैं। अब जरा आप सोचिए कि अगर एक आम नागरिक अगर समय पे अपना टैक्स ना भरे तो और या फिर रिटर्न फाइल ना करे तो तुरंत उसे नोटिस आ जाता है, भारी पेनल्टी भरनी पड़ती है और कई बार तो संपत्ति तक कुर्क हो जाती है। फिर इन एनजीओ को 10-10 साल तक नियम तोड़ने की छूट क्यों मिलनी चाहिए? क्या इनके पास कोई विशेष अधिकार है? अगर आप सोच रहे हैं कि विदेशी पैसे से संपत्ति बनाने से देश को क्या नुकसान होता है तो इसे 3 ज्वलंत उदाहरणों से समझिए। मैं आपको 3 एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ।
एग्जाम्पल नंबर 1, ग्रीन पीस इंडिया। भारत सरकार ने 2015 में ग्रीन पीस का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया था। कारण, यह एनजीओ पर्यावरण के नाम पर विदेशों से फंड लेकर भारत के कोयला खदान प्रोजेक्ट, कोल ब्लॉक्स, परमाणु ऊर्जा संयंत्र यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट और पावर प्लांट्स के खिलाफ विरोध प्रदर्शन प्रयोजित करता था, वो पेड़ होता था। अब इसके बाद आईबी की एक रिपोर्ट आती है और इस खुफिया रिपोर्ट में साफ साफ कहा जाता है कि ग्रीन पीस जैसी संस्थाएं भारत की राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा यानी कि नेशनल इकोनॉमी सिक्योरिटी के लिए एक खतरा बनी हुई थी। एक तरफ देश को उद्योगों, बिजली और युवाओं के लिए रोजगार की जरूरत थी, तो दूसरी तरफ विदेशी लॉबी से पैसा लेकर देश का विकास रोका जा रहा था। लाइसेंस रद्द होने के बाद से विदेशी फंडिंग तो रुकी, लेकिन सालों से विदेशी पैसों से बनाई गई संपत्तियां उसके पास ही रह गई, जिसका इस्तेमाल बाद में भी अदालती लड़ाइयों और एजेंडा चलाने के लिए होता रहा। एग्जाम्पल नंबर 2, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च CPR। वर्ष 2023 में नामचीन थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का एफसीआरए लाइसेंस निलंबित कर दिया गया और बाद में वो रद्द हो गया। अब कारण बिल्कुल साफ था। जांच में पाया गया कि नीति अनुसंधान पॉलिसी रिसर्च के नाम पर ये विदेशी फंड प्राप्त कर देश के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाया जा रहा था और विकास परियोजनाओं के खिलाफ कानूनी अड़चनें यानी कि लीगल बैटल्स या फिर जो प्रदर्शन थे उनको किया जा रहा था और उसका फंड ये लोग इसी तरह से ला रहे थे और फंड के जरिए सब किया जा रहा था। 2016 में तीस्ता सितलवाड़ के एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। कारण, विदेशी फंडिंग का डाइवर्जन ऑफ फंड्स, पैसों को अपनी मीडिया कंपनी सबरंग कम्युनिकेशन में इन्होंने ट्रांसफर किया। 2002 के दंगों के नाम पर जो फंडिंग इनको मिली, तीस्ता सितलवाड़ पर फोर्ड फाउंडेशन जैसी विदेशी संस्थाओं से करोड़ों रुपए लेकर 2002 के गुजरात दंगों के नाम पर तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ झूठा विमर्श यानी कि नैरेटिव रचने का और झूठे सबूत गढ़ने और देश में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने के आरोप जांच में सिद्ध हुए। अब लाइसेंस तो इनका रद्द हो गया, लेकिन उसके बावजूद विदेशी पैसों से अर्जित संपत्तियों पर उनका कब्जा बना रहा, क्योंकि सरकार के पास उसे तुरंत कब्जे में लेने के लिए कोई कानूनी प्रावधान मौजूद ही नहीं था। तो दोस्तों, इन तीनों मामलों से ये स्पष्ट हो जाता है कि लाइसेंस रद्द होने के बाद भी ये जो संस्थाएं हैं, विदेशी पैसे से बनाई गई करोड़ों की जो संपत्तियां हैं, उसके दम पे देश विरोधी एजेंडा चलाती रहती। अब नया एफसीआरए संशोधन विधेयक इसी लूप होल को बंद करता है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी वामपंथी और एनजीओ लॉबी के भारी दबाव में है। गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने के पीछे एफसीआरए संशोधन बिल को रोकना ही सबसे मुख्य वजह है। इसके अलावा गृह मंत्रालय द्वारा उठाए गए अन्य कठोर कदम भी विपक्ष को असहज कर रहे हैं, जैसे देश से नक्सलियों का पूर्ण सफाया, सीमाओं पर घुसपैठ के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अवैध घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की नीतियां। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ा मुद्दा शांत हुआ, कांग्रेस ने तुरंत अपना गोल पोस्ट बदल दिया और सीधे गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करना शुरू कर दिया। यह एफसीआरए संशोधन बिल संसद में कब पास होगा, यह देखने वाली बात होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आज ही होगा, लेकिन एक बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी आज भी उन एनजीओ और तत्वों के समर्थन में खुलकर खड़ी नजर आ रही है जो देश के विकास को रोकने और देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है। दोस्तों, यहाँ पे दो चीज़ें और ज़्यादा अहम है, जैसे कि तीस्ता सितलवाड़ का मामला, जो कि कहती थी कि भाई मुसलमानों को न्याय दिलाएंगे, उसके नाम पे फंड ला रही थी, लेकिन फंड कहाँ यूज़ हुए? अपने निजी फायदे के लिए। मुंबई में जुहू में एक बहुत ही पॉश एरिया में इन्होंने एक ऐसा बंगला खरीदा जिसकी कीमत कहा जाता है कि करोड़ों में है और सरकार ने सारी चीज़ें की, लेकिन फिर भी उस प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर पाई। इसलिए अब फाइनल जो है अब वो होगा। इस विधेयक में ये चेंजेस आ गए हैं कि भाई अगर आप संपत्ति बनाते हैं तो फिर उसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि आप एक सोशल वेलफेयर के नाम पे उस पैसे को लेकर आए थे, तो अपने निजी खर्च के लिए कैसे उसे पूरा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, पूरी तरह से एक्सपोज होता है अमेरिका के बारे में। हम सोचते हैं कि भाई अमेरिका की सोसाइटी बहुत ज़्यादा ओपन है, बहुत ज़्यादा सेक्युलर है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी कल ही अमेरिका के सीनेटर ने बोल दिया कि अब भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाएंगे अगर एफसीआरए आता है। पर क्यों? एफसीआरए से अमेरिका को प्रॉब्लम क्या है? असली रीज़न ये है कि अमेरिका में और पश्चिमी देशों में, यूरोप में चर्च जो है करोड़ों डॉलर इकट्ठा करता है इस बात पे कि भाई हम ईसाइयत का प्रचार करेंगे, हम लोगों को क्रिश्चियन बनाएंगे। और कहाँ? एशिया में, स्पेशली भारत में, क्योंकि चीन ने तो दरवाजे बंद कर रखे हैं। मिडिल ईस्ट में आप बना नहीं सकते। साउथ ईस्ट एशिया में जितना कन्वर्जन होना था हो चुका है। बाकी कुल मिला के भारत ही सबसे बड़ा इस समय टारगेट है क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए, कन्वर्जन के लिए। तो भारत में अगर ये एफसीआरए आता है तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी पैसा लाना, कन्वर्जन कराना, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं इस समय एफसीआरए बिल को। तो हम जो सोचते हैं कि अमेरिका बहुत ओपन सोसाइटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी कट्टर हैं और अपने धर्म का प्रचार करते हैं और हमें ये सीख देते हैं कि भाई सेकुलरिज्म की, यानी कि हमें सेकुलरिज्म का ज्ञान पेला जाता है, लेकिन खुद ये सेकुलर ना हो के अपने धर्म का किस तरह से प्रचार करते हैं, वो भी इस कदर जाके कि वहाँ की सरकार और दोनों पार्टियां परेशान है इस एफसीआरए बिल से, वो इस चीज़ से बिल्कुल साफ होती है।
गृह मंत्री अमित शाह को टारगेट करने की कांग्रेस की इस राजनीति और एफसीआरए संशोधन विधेयक पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा ये रिसर्च बेस्ड और लॉजिकल कंटेंट पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।